Good morning, class. Today we will discuss about next short answer question. Our next question is ब्राह्मणीय ग्रंथों के अनुसार वर्ण व्यवस्था तथा जीविका में क्या संबंध है? ब्राह्मणों ने इसे लागू करने के लिए क्या तरीके अपनाए? धर्मसूत्रों और धर्मशास्त्रों में चारों वर्गों के लिए आदर्श जीविका से जुड़े नियम भी मिलते हैं। इस कथन की आलोचनात्मक समीक्षा कीजिए। ब्राह्मणों के अनुसार वर्ण व्यवस्था तथा व्यवसाय के बीच संबंध। ब्राह्मण वेदों का पठन पाठन यज्ञ करना दान लेना और देना ये उनके कार्य थे। क्षत्रिय क्या करते थे? युद्ध करते थे, लोगों की सुरक्षा करना, न्याय करना, वेद पढ़ना, यज्ञ करना या करवाना, दान दक्षिणा देना, यह क्षत्रिय के कार्य थे। वैश्य वैश्य का कार्य था वेद पढ़ना, यज्ञ करवाना, दान दक्षिणा देना, कृषि व्यापार एवं गो पालन करना। शूद्र इन तीन वर्णों की सेवा करते थे, ये शूद्र। ब्राह्मणों ने इस व्यवस्था को लागू करने के लिए निम्नलिखित तरीके अपनाए। वर्ण व्यवस्था की उत्पत्ति को दैवीय व्यवस्था बताया कि ये इंसान की नहीं देवताओं की बनाई हुई व्यवस्था है और शासकों द्वारा इस व्यवस्था को लागू भी करवाना था। लोगों का यह विश्वास दिलाना कि उनकी प्रतिष्ठा जन्म पर आधारित है, कि अगर एक शूद्र के जन्म घर लिया है तो उसी के अनुसार उसको मान सम्मान मिलेगा। एक क्षत्रिय के घर जन्म लिया है तो उसी के अनुसार, एक ब्राह्मण के घर जन्म लिया है तो उसी के अनुसार उसको मान सम्मान मिलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, जाति पर आधारित सामाजिक वर्गीकरण क्या है? श्रेणियां क्या थी? समाज का वर्गीकरण शास्त्रों में प्रयुक्त शब्द जाति के आधार पर किया गया है। ब्राह्मणीय सिद्धांत में वर्ण की तरह जाति भी जन्म पर आधारित थी, परंतु वर्णों की संख्या जहां मात्र 4 थी, वहीं जातियों की कोई निश्चित संख्या नहीं थी। ऐसे सभी नए समुदायों को जिन्हें 4 वर्णों वाली ब्राह्मणीय व्यवस्था में शामिल करना संभव नहीं था, जाति में वर्गीकरण कर दिया गया। एक ही जीविका अथवा व्यवसाय से जुड़ी जातियों को कभी-कभी श्रेणियों में भी संगठित किया जाता था। श्रेणी की सदस्यता शिल्प में विशेषज्ञता पर निर्भर करती थी और कुछ सदस्य अन्य व्यवसाय भी अपना लेते थे। जैसे ये जरूरी नहीं था कि एक कुम्हार का बेटा कुम्हार का ही कार्य करेगा, दूसरा व्यवसाय भी वो अपना लेते थे। मध्य प्रदेश के मंदसौर अभिलेख में ये ज्ञात हुआ कि श्रेणी के सदस्य एक व्यवसाय के अतिरिक्त अन्य कई चीजों में भी सहभागी होते थे। जैसे उदाहरण के लिए रेशम के बुनकरों की एक श्रेणी ने अपने काम से सामूहिक रूप से अर्जित धन को सूर्य देवता के समान में मंदिर बनवाने पर खर्च किया। नेक्स्ट, ब्राह्मणीय विचारों से उन्मुक्त समुदायों की समाज में क्या स्थिति थी? ऐसे समुदायों का उल्लेख कीजिए जो 4 वर्णों से परे थे और जिन्हें शंका की दृष्टि से देखा जाता था। उपमहाद्वीपों में देखो ये 4 वर्ण थे, इनसे अलग भी कुछ इन 4 वर्णों से अलग भी कुछ समुदाय थे। जैसे उपमहाद्वीप में पाए जाने वाली विविधताओं के कारण यहाँ हमेशा से ऐसे समुदाय रहे जिन पर ब्राह्मणीय विचारों का कोई प्रभाव नहीं पड़ा। वो ब्राह्मणों की वर्ण व्यवस्था को नहीं मानते, कुछ ऐसे समुदाय भी थे। इसलिए संस्कृत साहित्य में जब ऐसे समुदायों का उल्लेख आता है तो उन्हें प्राय विचित्र, असभ्य और पशुवत माना जाता है। ऐसे कुछ उदाहरण वनों में रहने वाले लोगों के थे जिनके लिए शिकार और कंदमूल इकट्ठा करना तथा जीवन निर्वाह करने का महत्वपूर्ण साधन था। और निषाद शिकारी को बोलते हैं, एक इसका प्रमुख उदाहरण है। यायावर पशुपालकों के समुदाय को भी संदेह की दृष्टि से देखा जाता था, क्योंकि उन्हें स्थायी कृषक समुदाय के सांचे में आसानी से नहीं डाला जा सकता था। कभी कभी उन लोगों को जो असंस्कृत भाषी होते थे उन्हें मल्लेच कहकर हीन दृष्टि से देखा जाता था, परंतु इन लोगों के बीच विचारों और मतों का आदान प्रदान होता रहता था। उनके संबंध के स्वरूप के बारे में हमें महाभारत की कुछ कथाओं से जानकारी मिलती है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित अवतरण महाभारत से हैं जिनमें ज्येष्ठ पांडव युधिष्ठिर दूत संजय को संबोधित कर रहे हैं। ये हैं, संजय धृतराष्ट्र गृह के सभी ब्राह्मणों और मुख्य पुरोहितों को मेरा विनीत अभिवादन दीजिएगा। मैं गुरु द्रोण के सामने नतमस्तक होता हूँ। मैं कृपाचार्य के चरण स्पर्श करता हूँ। कुरु वंश के प्रधान भीष्म के मैं वृद्ध राजा को नमन करता हूँ। मैं उनके पुत्र दुर्योधन और उनके अनुजों के स्वास्थ्य के बारे में पूछता हूँ तथा उनको सर्वोपरि मैं शुभकामनाएं देता हूँ। मैं उन सब युवा कुरु योद्धाओं का अभिनंदन करता हूँ
जो हमारे भाई पुत्र और पौत्र हैं। सर्वोपरि मैं उन महामती विदुर को जिनका जन्म दासी से हुआ नमस्कार करता हूँ, जो हमारे पिता और माता के सदृश हैं। मैं उन सभी वृद्धा स्त्रियों को प्रणाम करता हूँ जो हमारी माताओं के रूप में जानी जाती हैं। जो हमारी पत्नियां हैं उनसे यह कहिएगा कि मैं आशा करता हूँ कि वे सुरक्षित हैं। मेरी ओर से उन कुल वधुओं को जो उत्तम परिवारों में जन्मी हैं, जो बच्चों की माताएं हैं, अभिनंदन कीजिएगा तथा हमारी पुत्रियों का आलिंगन कीजिएगा। सुंदर सुगंधित सुवेशित गणिकाओं को शुभकामनाएं दीजिएगा। दासियों और उनकी संतानों तथा वृद्ध विकलांगों और असहाय जनों को भी मेरी ओर से नमस्कार कीजिएगा। इस सूची को बनाने के आधार की पहचान कीजिए। उम्र, लिंग भेद और बंधुत्व के संदर्भ में क्या कोई अन्य आधार भी है? प्रत्येक श्रेणी के लिए स्पष्ट कीजिए कि सूची में उन्हें एक विशेष स्थान पर क्यों रखा गया है। जैसे उम्र, लिंग भेद, बंधुत्व के अतिरिक्त इस सूची को बनाने के कई आधार भी हैं, जैसे गुरुजनों के प्रति सम्मान, वीर योद्धाओं, दासियों, यहाँ तक कि दासी पुत्रों के प्रति भी सम्मान दर्शाया गया। इस सभी को सूची में अनेक सामाजिक स्तर को ध्यान में रखते हुए उन्हें एक विशेष क्रम में रखा गया है। सर्वप्रथम समाज में सबसे अधिक प्रतिष्ठित ब्राह्मण, पुरोहित और गुरुजनों के प्रति सम्मान दर्शाया गया है। दूसरे स्थान पर माता पिता वर्गों के प्रति आदर व्यक्त किया गया है। इसके बाद अपने छोटे भाई, एक समान आयु के बंधु बांधवों को स्थान दिया गया है। इसी क्रम में युवा कुरु योद्धाओं को अभिनंदन किया गया है। तत्पश्चात नारी वर्ग को स्थान दिया है। इस क्रम में माताएं, पत्नियां, कुलवधु, पुत्रियां आती हैं। नारी वर्ग में अंतिम स्थान पर सुंदर सुगंधित गणिकाओं, दासियों और उनकी संतानों को रखा है। अपाहिजों तथा विकलांगों की भी अपेक्षा नहीं की गई है। युधिष्ठिर उन्हें भी नमस्कार करते हैं। महाभारत प्राचीन काल के सामाजिक मूल्यों के अध्ययन का एक अच्छा साधन है। उचित तर्क देकर इस कथन को स्पष्ट कीजिए, पुष्टि कीजिए इसकी। फर्स्ट है, स्वजनों के बीच लड़ाई पर आधारित होने के कारण यह समाज के विभिन्न पक्षों के इर्द गिर्द घूमती है। हमें पता चलता है कि उस समय राजवंश पितृवांशिकता प्रणाली का अनुसरण करते थे। पैतृक संपत्ति पर पुत्रों का अधिकार होता था और पुत्रों की उत्पत्ति को महत्व दिया जाता था, क्योंकि क्या माना जाता था कि पुत्र ही वंश को आगे बढ़ाएंगे। उच्च परिवारों में भी बहुपत्नी और बहुपति प्रथा प्रचलित थी। उदाहरण के लिए जैसे द्रौपदी के क्या थे, कई सारे पांचों जो पांडव थे वो पति थे द्रौपदी के, 5 पांडवों की पत्नी थी। परिवार पर वृद्ध पुरुष का आधिपत्य था। उदाहरण के लिए युधिष्ठिर ने द्यूत क्रीड़ा में अपनी पत्नी द्रौपदी को भी दांव पर लगा दिया था। इसे एक क्वेश्चन पहले भी आया है कि जैसे उन्होंने सब कुछ दांव पर लगा दिया था अपनी पत्नी तक, इसे ये माना जाता है कि पत्नी पर पति का पूरा अधिकार होता था, वो उसको अपनी संपत्ति समझता था। महाभारत वर्णों तथा उनसे जुड़े व्यवसायों की जानकारी भी देता है। नेक्स्ट, यह ग्रंथ सभी सामाजिक समूहों के आपसी संबंधों पर प्रकाश डालता है। उदाहरण के लिए हिडिम्बा का भीम से विवाह। इस ग्रंथ में माँ तथा पुत्रों के बीच आपसी संबंध का पता चलता है। उदाहरण के लिए पांडवों ने अपनी माँ कुंती को पूरा सम्मान दिया, परंतु कौरवों ने अपनी माँ की राय को नहीं माना। सो स्टूडेंट्स, आज हम इतना ही करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हम कल करेंगे। आप साथ साथ अपने क्वेश्चनों को राइट भी करते रहिएगा और लर्न भी करते रहिएगा। आई होप आपको अच्छे से समझ भी आ रहे हैं। जिस बच्चे ने पहले अपने नोट्स तैयार नहीं किए हैं वो अपने नोट्स तैयार कर लें। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।